नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब देखो कमोडिटी जो है दो तरह का रहता है, एक रहता है ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा रहता है पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको तुम स्टोर करके रख सकते हो, वो गुड्स जिसको तुम स्टोर करके रख सकते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि जूता या कपड़ा। अब कपड़ा तुम अगर लाए खरीद के तो क्या आज के आज पहनना पड़ेगा? 6 महीना बाद पहनेंगे, 5 महीना बाद पहनेंगे, 1 साल बाद पहनेंगे, कपड़ा खराब हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये हो गया ड्यूरेबल गुड्स। जूता ड्यूरेबल गुड्स, बाद में पहनेंगे, जब कोई फंक्शन होगा तब निकालेंगे उसको। और एक होते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखा नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लो तुम नीचे से दूध खरीद के लाए, अब इसको रख दे, 1 साल बाद चाय बना के पियेंगे, दूध रहेगा? वो 1-2 दिन में क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा। उसी तरह सब्जी, तुम्हारे घर में सब्जी आया, तुम बोले यार अभी सब्जी खाने का दिल नहीं, अभी तो बकरीद का टाइम चल रहा है, गोश्त भरा हुआ है, सब्जी लेके आ जाए, रखेंगे तो 2 महीना बाद खाएंगे, तो 2 महीने तक वो सब्जी रहेगा। तो वो कमोडिटी जिसको तुम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख नहीं सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। और वो कमोडिटी जिसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। आज हम लोग का सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का 3rd क्लास है। तो आज लास्ट क्लास है, आज हम लोग ये वाला चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। लास्ट क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर कुछ सम्स किए थे और कुछ तुम लोगों को होमवर्क दिए थे। आज लास्ट क्लास में हम लोग सिर्फ 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो कितना टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उतना ही जितना डिमांड था। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक सप्लाई, ये 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। इसका क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंस है, ये सब अभी हम बोर्ड में लिखने वाले हैं, ठीक है? तो चलो लिखना स्टार्ट करो। 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है? 3rd वाला यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है? ये है मेरा 3rd वाला। और 4th में है इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई। और लास्ट है इन इलास्टिक सप्लाई, सबसे आखिरी में है इन इलास्टिक सप्लाई। सर इसको जैसे लिखे आप क्या वैसे ही पूरा याद करना होगा? नहीं, तुम कोई भी, ये नहीं है कि 1 2 3 4 करके हम लिखे, ठीक है? तुम आगे पीछे करके भी याद रखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें से सबसे पहला क्या है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। एक कमोडिटी का सप्लाई को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कब बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हम लोग तब बोलेंगे व्हेन अ स्मॉल चेंज in the price of the commodity brings about an infinite change in the quantity supplied. This type of elasticity of supply is known as perfectly elastic supply. जब प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आने के वजह से कमोडिटी सप्लाइड में, क्वांटिटी सप्लाइड में इनफाइनाइट चेंजेस आ रहा है, इस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है ना? तो चलो लिखते हैं, व्हेन एग्जैक्टली अ स्मॉल चेंज in price
brings about an infinite change in quantity supplied। क्लियर हो गया बाबू सबका? नेक्स्ट हम लोग आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक इसका मतलब व्हेन एनी चेंज इन द प्राइस डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, इट इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। जब प्राइस में जितना भी चेंजेस आए, क्वांटिटी सप्लाइड में जरा भी चेंज नहीं आएगा, 1%, आधा % भी चेंज नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। व्हेन एनी चेंज इन प्राइस brings no change or zero change in quantity supplied, it is known as perfectly inelastic supply। clear? चलिए तब लिखते हैं when any change in price brings no change in quantity supplied। क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट? ठीक है ना? चलो अब आते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब है? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब है व्हेन the percentage change in quantity supplied is equal to the percentage change in price। जब जितना % क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है उतना ही % प्राइस में चेंजेस आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइजेस में अगर इक्वल चेंजेस आ रहा है, बराबर चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है? यूनिटरी इलास्टिसिटी, इलास्टिक सप्लाई। क्लियर? व्हेन percentage change in quantity supplied is equal to the percentage change in price। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट? समझ में आया ना? नेक्स्ट है इलास्टिक सप्लाई। सर इलास्टिक सप्लाई किसको बोलेंगे? बता दीजिए। when percentage change in quantity supplied is greater than the percentage change in price। जब क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड से कम चेंज हो रहा है, तो इस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक सप्लाई। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया ना? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन the percentage change in price। when percentage change in quantity supply is greater than the percentage change in price, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक सप्लाई, है ना? इसी का उल्टा इन इलास्टिक सप्लाई। when percentage change in quantity supply is lesser than the percentage change in price, इसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक सप्लाई। मतलब अगर आपका क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस कम आया है और प्राइस में चेंजेस ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये इन इलास्टिक सप्लाई है। क्लियर हो गया ना पॉइंट? चल, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी supply
is lesser than the percentage change in price। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग, ये तो पहला हो गया, सबका डेफिनेशन बता दिए सर आप। दूसरा सबका वैल्यू, ईएस का वैल्यू, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू कितना रहेगा। तो देखो जब हम परफेक्टली इलास्टिक का बात कर रहे हैं तो ईएस का वैल्यू कितना रहेगा, इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में ईएस का वैल्यू रहेगा इन्फिनिटी। क्लियर। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक में ईएस का वैल्यू रहेगा 0, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। यूनिटरी में ईएस का वैल्यू यूनिट रहेगा, मतलब 1 रहेगा। इलास्टिक सप्लाई में ईएस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा। इन इलास्टिक सप्लाई में ईएस का वैल्यू, क्लियर। किसी को कोई डाउट यहां तक, समझ में है ना। सर अब तीसरा क्या डिफरेंस लिखेंगे हम लोग, तीसरा लिखेंगे बाबू ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना। तो देखो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ दिखने में कैसा रहेगा। देखो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ दिखने में ऐसा रहेगा। ये सब देखो, यहां पे मेरा प्राइस है, यहां पे मेरा क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है। ऐसा रहेगा सप्लाई कर, मतलब पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है ना ये, और ये वाई एक्सिस है, तो इसका पैरेलल रहेगा। यहाँ पे ईएस का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। क्लियर। ईएस का वैल्यू 0, तो कैसे रहेगा ग्राफ, दिखने में कैसा लगेगा। देखो दिखने में ऐसा रहेगा ग्राफ, स्ट्रेट। प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई कर, ठीक है। तो प्राइस बढ़े घटे सप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये 0 ऐसा रहेगा, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, यूनिटरी इलास्टिक में कैसा रहेगा दिखने में, देख लेते हैं। ऐसा रहेगा, देख रहे हो, नजर आ रहा है, ऐसा रहेगा। प्राइस, क्वांटिटी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। क्लियर, ठीक है ना। ऐसा रहेगा दिखने में, मतलब हाइपरबोला, इक्वल डिस्टेंस में रहेगा दोनों से। चलो अब आ जाते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 1 रहेगा इलास्टिक सप्लाई, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है। देखो ऐसा रहेगा, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहां पे देखो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है सप्लाई कर्व। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो रहा है ना, याद रखना चाहिए। और लास्ट ऐसा रहेगा, प्राइस, क्वांटिटी, वाई और एक्स। मतलब इन इलास्टिक सप्लाई में सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया, कुछ पूछना है और, ठीक है ना। ये जो है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायग्राम दे देगा एमसीक्यू में, वैल्यू पूछेगा, बहुत सारा टाइम तुमको बोलेगा सम्स करने के बाद, अच्छा अब ये बताइए ये कौन सा इलास्टिक, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो तुमको देखना होगा ईएस का वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक हो गया। क्लियर। चलिए इसको उतार लो सब, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करता है।
क्या क्या फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो कम से कम तुम लोगों को 4-5 तो याद रखना है, हम एक्सप्लेन करेंगे जितना होगा, कम से कम 4-5 तुम लोगों को याद रखना है। सबसे पहले इसमें बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट, तो उसका बिहेवियर क्या है? क्या मतलब है इसका? देखो, अगर तुम्हारा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से, सप्लाई को इंक्रीज करने से तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जा रहा है, समझ लो बात को। अगर तुम्हारा सप्लाई तुम इंक्रीज कर रहे हो और सप्लाई इंक्रीज करने से तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, तो उस कमोडिटी का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनइलास्टिक रहेगा। क्यों? तुम ज़्यादा प्रोड्यूस करने नहीं मांगोगे। क्यों? भाई थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बट अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई इंक्रीज करने से बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उस कमोडिटी का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिक रहेगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसके एग्जाम्पल समझना है तो देख लो, जैसे कि उबेर में 4 आदमी का जगह है, अब कोई 5वां आ जा रहा है, तुम लोग 3 आदमी हो, ठीक है, 3 आदमी कहीं जा रहे हो, चौथा है बोला भाई हम भी जाएंगे, तो तुम लोग अग्री हो जाएगा, चल ना इसको भी ले ले, 3 जाए 4 जाए भाड़ा तो उतना ही लगेगा। 4 हो गए, अब कोई 5वां आएगा, भाई हम भी जाएंगे, तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं, अब इसका वजह से एक तो फिर से एक और उबेर करना पड़ेगा, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो नहीं तुम नहीं जा सकते हो। समझ में आया बात? बस यही है, यहाँ पे भी यही वाला एग्जाम्पल को याद रखना है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जा रहा है तो उसका सप्लाई इनइलास्टिक रहेगा। बट अगर प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो सप्लाई इलास्टिक रहेगा। क्लियर पॉइंट? चलो अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट में। तो पहला था बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है टाइम एलिमेंट या टाइम फैक्टर। क्या मतलब है टाइम एलिमेंट या टाइम फैक्टर का? देखो, शॉर्ट रन में सप्लाई जनरली इनइलास्टिक रहता है। शॉर्ट रन में क्यों इनइलास्टिक रहता है? देखो, शॉर्ट रन में जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो है 60 बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, कल को 600 स्टूडेंट आ जाए तो हम क्या 600 स्टूडेंट का एडमिशन ले लेंगे कल का कल? पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स नहीं है ना। हो सकता है हम 60 के जगह 70 ले ले, 80 ले ले, तो कुछ अमाउंट तक तो सप्लाई इंक्रीज किया जा सकता है शॉर्ट रन में। इसीलिए शॉर्ट रन में सप्लाई इनइलास्टिक रहता है। बट लॉन्ग रन में सप्लाई, अगर हमको बोले सर हम लोग 3 महीना बाद ज्वाइन करेंगे, तो ठीक है, 3 महीने तक हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो शॉर्ट रन में टाइम फैक्टर में क्या लिखना है? इन द शॉर्ट रन the supply of a commodity is inelastic, but in the long run the supply of a commodity is बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब देखो, कमोडिटी जो है 2 तरह का रहता है, एक रहता है ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा रहता है पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको तुम स्टोर करके रख सकते हो, वो गुड्स जिसको तुम स्टोर करके रख सकते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि जूता या कपड़ा। अब कपड़ा तुम अगर लाए खरीद के तो क्या आज के आज पहनना पड़ेगा? 6 महीना बाद पहनेंगे, 5 महीना बाद पहनेंगे, 1 साल बाद पहनेंगे, कपड़ा खराब हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये हो गया ड्यूरेबल गुड्स। जूता ड्यूरेबल गुड्स, बाद में पहनेंगे, जब कोई फंक्शन होगा तब निकालेंगे उसको। और एक होते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखा नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लो तुम नीचे से दूध खरीद के लाए, अब इसको रख दे रहे, 1 साल बाद चाय बना के पियेंगे, दूध रहेगा? वो 1-2 दिन में क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा। उसी तरह सब्जी, तुम्हारे घर में सब्जी आया, तुम बोले अरे यार अभी सब्जी खाने का दिल नहीं, अभी तो बकरीद का टाइम चल रहा है, गोश्त भरा हुआ है, सब्जी लेके आ जाए रखेंगे तो 2 महीना बाद खाएंगे, तो 2 महीने तक वो सब्जी रहेगा। तो वो कमोडिटी जिसको तुम ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख नहीं सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। और वो कमोडिटी जिसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स का जो इलास्टिसिटी रहता है वो इलास्टिक रहता है।
ड्यूरेबल गुड्स का सप्लाई जो रहता है वो इलास्टिक सप्लाई रहता है। समझ में आ रहा है बात? क्यों? क्योंकि उसको तुम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो अपने पास। बट पेरिशेबल गुड्स का सप्लाई क्या रहेगा? इन इलास्टिक। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आया? तो ड्यूरेबल गुड्स का सप्लाई, पेरिशेबल गुड्स का सप्लाई इन इलास्टिक। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेना है ड्यूरेबल और पेरिशेबल गुड्स होता क्या है। अच्छा, ऐसा क्यों बोलो? तो क्योंकि ज़्यादा दिन तक स्टोर, जैसे कि जूता का दाम देखिए यार, जूता का दाम बहुत घट गया, अभी नहीं बेचेंगे, रख दे रहे, बाद में बेचेंगे, सप्लाई इलास्टिक है ना। दूध का दाम बहुत घट गया है, तो वाला बोलेगा रख दे रहे, एक हफ्ता बाद बेचेंगे। या फ्लावर आया हुआ, फ्लावर का दाम बहुत घट गया, तो क्या बोले, नहीं 2 दिन बाद बेचेंगे, 2 दिन बाद बर्थडे रहेगा, या वैलेंटाइंस डे आ रहा है, या ये आ रहा है, तब बेचेंगे। तो रख सकता है? नहीं, ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, उसको बेच के हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए पेरिशेबल गुड्स का सप्लाई इन इलास्टिक रहता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ इनपुट्स। नंबर 4, नेचर ऑफ इनपुट्स। नेचर ऑफ इनपुट्स का क्या मतलब है? नेचर ऑफ इनपुट्स का मतलब है तुम जो सामान बना रहे हो, तुम जो प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या उसका इनपुट, उसका रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल है या नहीं है। अगर तुम्हारा कमोडिटी जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसका रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल है तो उसका सप्लाई रहेगा इलास्टिक। बट अगर तुम जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, उसका इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल नहीं है तो उसका सप्लाई रहेगा इन इलास्टिक। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर एक्सपैंडिंग आउटपुट। फैसिलिटीज, तुमको आउटपुट एक्सपैंड करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए जो फैसिलिटीज तुमको चाहिए, क्या वो फैसिलिटीज तुमको अवेलेबल है या नहीं है। अगर फैसिलिटीज एक्सपेंशन के लिए जो चाहिए वो अवेलेबल है तो सप्लाई इलास्टिक होगा। अगर फैसिलिटीज जो तुमको एक्सपेंशन के लिए चाहिए वो अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई इन इलास्टिक होगा। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट? समझ में आया? चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, नेचर ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। नेचर ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में देखो, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है? एक रहता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब एक स्टेप में बन गया, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारा स्टेप इन्वॉल्व है उसमें। अगर तुम जो कमोडिटी बना रहे हो उसका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एकदम सिंपल है तो उसका सप्लाई जो है वो इलास्टिक रहेगा। अगर तुम जो कमोडिटी बना रहे हो उसका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसका सप्लाई इन इलास्टिक रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ये 6 हम पॉइंट बताए, आप लोग को कम से कम 5 याद रखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का हो गया कंप्लीट। सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला पोर्शन आज हो गया है कंप्लीट। ठीक है।